नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम जब चुनावी यात्रा करते हैं तो उसमें एक चीज़ हर बार प्रयास करते हैं करने की, और वो ये है कि जो उस प्रदेश के युवा हैं उनके दिल में क्या है, महिलाओं के दिल में क्या है। क्योंकि क्या है कि जो चुनावी गतिविधि चलती है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनकी रैली, इनके समर्थक, उसमें आपको एक दूसरे की बात खूब सुनने को मिलेगी। लेकिन वोटर, और ख़ास तौर से यंग वोटर, कुछ जो पहली बार या दूसरी बार वोट दे रहे हैं, उनके दिल में क्या है, महिलाओं के दिल में क्या है, ये जानने के लिए आज हमने ये पंचायत लगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एक एक करके आपका स्वागत करते हैं। आपका शुभ नाम? गुंजन सोनी। आप बड़ोदरा की हैं? जी, मैं बड़ोड़ा से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भूमि शाह। आप यहाँ पर काम करती हैं? हाँ, यहाँ वर्क करती हूँ। बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। Okay. फर्स्ट टाइम वोटर। यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ? यहाँ आए हुए 5 साल। 5 साल हो गए आपको। चलिए, आपका शुभ नाम? दिव्या जादव। एंड यू आर फ्रॉम बड़ोदरा? बड़ोड़ा। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? माय नेम इज़ मनदीप सिंह। बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं। और यहाँ कितना टाइम हुआ? यहाँ मेरे को 8 साल हुए हैं। 8 साल हो गए। वोटर यहाँ के हैं कि वहाँ के? वोटर यहाँ के, फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानने के लिए कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके इश्यूज़ क्या हैं। तमाम बातें बोली जाती हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बात सुननी ज़रूरी है। आपका शुभ नाम? अर्पित सक्सेना एंड आई बिलोंग टू वडोदरा ओनली। अच्छा, बड़ोड़ा के ही हैं आप। आपका नाम? नीलेश सोलंकी। हाँ? नीलेश सोलंकी। आप भी बड़ोड़ा या के? सर। आप? दीपक सोनी, मैं भी बड़ौदा से ही हूँ। अच्छा, आप? माय नेम इज़ पटेल तरुण। हाँ। महिसागर से हूँ। अच्छा, आप? माय नेम इज़ आशु पटेल, मैं भी महिसागर से हूँ। अच्छा, और आप? आई एम मनदीप सिंह। आई एम फ्रॉम वडोदरा ओनली। आप बड़ोड़ा के हैं? हाँ जी, हाँ? बड़ोड़ा से ही है जी। कब से यहाँ पर बेस्ड हैं आप? सिंस 92 से। बर्थ सिर्फ 91 में पंजाब में हुआ था, बाकी हाँ, तब उसके से बाद आप गुजराती हो गए? जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो सब लोगों से उनके इश्यूज जानेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। एक चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या होता है? मुद्दा रहता है कि सेफ्टी का। पहले आपने देखा होगा कि गुजरात को बहुत ही सेफ कहा जाता था, बट लास्ट 2-3 महीने में, इनफैक्ट मैं कहूँ 6 मंथ्स में, यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि अब फीमेल सेफ्टी अब यहाँ भी नहीं है। मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं भी अगर 10 बजे घर से बाहर जाती हूँ, या फिर मेरी डॉटर है वो भी बाहर जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब गुजरात भी वो सेफ कैटेगरी में है। लेकिन कहा यही जाता है पूरे इंडिया में कि गुजरात इज़ वेरी सेफ, लेकिन जब हम खुद रह के देखते हैं तो ये सेफ नहीं है। तो ये जो बात आपने बोली है, देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश में की थी, तो वहाँ पर कई शहरों में महिलाओं का ये कहना था, यंग वोटर्स का ये कहना था कि हम लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं, इस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो आपने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया उनको ये बोल के। ये परसेप्शन है सर। हाँ। ये परसेप्शन है। अनटिल अनलेस आप किसी के वहाँ रहते नहीं है, किसी के जूते में पैर नहीं रखते, तब तक सामने वाले का जूता अच्छा ही लगता है। हाँ। तो आपने खुद ही देखा होगा कि यहाँ पर भी रिसेंट में एक केस हुए थे, नवलखी ग्राउंड करके है, वहाँ पे भी केस हुआ था, और 2 से 3 इसी साल में हुए हैं। तो ऐसा कोई भी मुद्दा चुनाव में नहीं आता है, सिर्फ यही रहता है कि आप वोट कीजिए, ट्रैफिक जमा हो जाता है, लेकिन जो सेफ्टी की बात होती है वो कहीं भी नहीं आती है। सेफ्टी आप लोगों के लिए भी कंसर्न है? हाँ, सेफ्टी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। बेसिकली जैसे व्हीकल का इशू है, बस से ट्रैवलिंग करते हैं, खड़े खड़े जाना पड़ता है, लड़के लोग पीछे से धक्का मारते हैं, ये बहुत बड़े इश्यूज़ है। हमारे पास व्हीकल्स ना होने के बावजूद हमारी मजबूरी है कि हम बस से जाना पड़ता है, लेकिन हम बिल्कुल सेफ़ महसूस नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहेंगे? सेफ्टी इश्यूज़ तो है, लेकिन जो सेफ्टी होती है, जो इश्यूज़ होते हैं, उसके बाद जो उसका जिसने ये काम किया है उसको सरकार उसको जेल तो कर देती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो छूट जाता है। तो कोई मतलब नहीं है ये चीज़ों का। उसको सज़ा देनी होती है तो डायरेक्टली दे दो कि इसका क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन डायरेक्टली ला दो। इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये नहीं है कि जेल में जाके उसको सज़ा काटनी है। सरकार ऐसी होनी चाहिए। देखिए, एक तो आप परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रही हैं, लेकिन इसको ले करके एक यूपी मॉडल बहुत चर्चा में था। वो था कि कुछ भी इस तरीके का हो तो बुलडोज़र चला दो, लेकिन बुलडोज़र न्याय जो है उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशल है, कानून में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उस तरीके का न्याय देना क्या सही है या नहीं। तो जब आप परमानेंट सोल्यूशन की बात करती हैं तो आपके मन में क्या है? क्योंकि कानून के अधीन ही कोई भी पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो ये पता चली यहाँ पर महिलाओं से बात करके कि सेफ्टी और सिक्योरिटी आप लोगों के लिए
एक ऐसे गुजरात में जहाँ पर ये माना जाता है कि अमूमन विमेन आर सेफ, आपसे ये परसेप्शन मिल रहा है कि शायद वो उस तरीके से नहीं है। हाँ। अब चेंज हो गया है सर। अच्छा पहले था। पहले था। व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैंने कॉलेज भी किया। हाँ। तब तक मैंने कभी नहीं ऐसा महसूस किया। हाँ। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं कि हम ऐसे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। हालांकि रेगुलर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर्सनली भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक डर जो मन में बैठ जाता है वो पिछले 2-3 सालों से ही है। अब तक इट वाज एवरीथिंग सेफ। हाँ। मैंने कॉलेज खत्म किया तब तक मैंने बहुत ही सब कुछ सेफ्टी देखा, लेकिन अब मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। और जो MOS होम है गुजरात के, वो खुद एक युवा हैं, ठीक है, मेरे ख्याल 40 पार भी नहीं है, हर्ष सांघवी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए इस चुनावी मौसम में बड़े इश्यूज़ क्या हैं। जी, आप माइग्रेंट की कैटेगरी में आएंगे, आप यहाँ शिफ्ट हो गए, अब आप गुजराती हो गए, आप वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए इश्यूज़ क्या हैं? मेरा फर्स्ट इशू कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के दिन में देखा जाए तो एजुकेशन मिल रही है पर बहुत कॉस्टली है, तो उसे सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट उसका कॉस्ट कम होना था कि ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ और खुद को एजुकेट कर पाएँ और जॉब ले पाएँ, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है। दैट्स द मोस्ट कंसर्न इशू। अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए एक बड़ा इशू है। हाँ जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, अगेन आई हैव पर्सपेक्टिव। मैंने यूपी में या और चुनावों में भी युवाओं से बात की, उनके भी यही इश्यूज थे। लेकिन चुनाव की जो वोटिंग होती है ना, उसमें ऐसा लगता है शायद ये उतने बड़े इशू बन के नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाता। हाँ। पहले जो जितने भी और आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेले में आज जितने भी पार्टीज़ हैं उसे अपना वोट लेके चले जाते हैं, उस वालों पीछे देखते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस जैसे ही इलेक्शंस आते हैं फिर वो वापस आते हैं, फिर सारे मुद्दे खोलते हैं, पर उस पर काम कभी कुछ होता नहीं। बेरोजगारी यहाँ कितने लोगों के लिए एक इलेक्शन इशू है? कौन कौन कहेगा? आपको लगता है? हाँ, आप बताइए क्यों? बेरोजगार ज़्यादातर लोग एजुकेशन डिग्री लेते हैं लेकिन बाद में उनको उनकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती। हाँ। उनको अदर फील्ड में जॉब करनी पड़ती है। हाँ। इसलिए उनको उनकी फील्ड में जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन वो अदर फील्ड में जॉब करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा है, उनको उनकी फील्ड में जॉब देने के लिए कंपनी खोलनी चाहिए सरकार को, ताकि उनको रोज़गार मिल सके। आप क्यों कह रहे थे? सर, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज वो चीज़ें ना पूरी एक फैमिली के ऊपर डिपेंड होती है, पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होती। और एज आप देख रहे हैं जैसे इंजीनियर्स और बाहर जितनी भी टेक्नोलॉजी फील्ड्स के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स इतने हैं नहीं। बट वो चीज़ें ना डिपेंड उनकी फैमिली भी उनके ऊपर करती है, तो एम्प्लॉयमेंट्स इसलिए फोकस करना चाहिए बिकॉज उनकी फैमिली भी उन पर और डिपेंड। देखिए, गुजरात के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेने से ज़्यादा एक ओरिएंटेशन गुजरात का ये है कि एक बिजनेस माइंड है, या आप एम्प्लॉयर बनते हैं। तो आपको लगता है कहीं वो ये मेंटालिटी होने के बावजूद आप कह रहे हैं यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है? क्यों? क्योंकि पहले सरकार बड़े वादे करती है कि हम सबको जॉब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंपनियां देती भी हैं, पर कंपनियां करती है कोई भी कॉलेज से बच्चों को उठाती है 6 महीने के रख देती है, फिर उनको वापस निकाल देते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ जगह फुल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर प्राइवेट कंपनीज ये करती Private हैं कि companies- प्रोबेशन में रख के फिर हाँ ऐसे निकाल देते हैं वो लोग, किसी को पक्का नहीं करते हैं, वो लोग पेरोल पे लेके नहीं आता कि उनका भी जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए तो ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब ऐसे रोटेशन में एम्प्लॉय रहता है हाँ। कि प्रोबेशन में ही आउट हो जाए। आउट हो जाता है। पर ये हो सकता है वन ऑफ इंसिडेंट हो। नहीं, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं हमारे कॉलेज में। कितने लोगों ने ऐसे हुआ कि कई लोग सिलेक्ट भी हुए पर उनको 6 महीने निकलना पड़ा है, उन्हें प्रेशर इन पर इतना बना देते हैं कि उनको छोड़नी पड़ती है ये जॉब। एम्प्लॉयमेंट वाले इश्यूज पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मुझे लगता है सैलरी एक इश्यू है, क्योंकि जो भी फ्रेशर्स नए ज्वाइन करते हैं तो जितना उनका बेसिक एम्यूनिटीज़ होता है उतना तो उनको मिलता भी नहीं है, तो बेचारे ना पॉकेट में भर सकते हैं, सिर्फ जो आता है वो लगा देते हैं, जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे सब बिजनेस माइंडेड बहुत ही ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। बट मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने मुझे बोला कि 6 मंथ्स में निकाल देते हैं, अब कहीं भी जाओ किसी भी स्टेट में हर जगह टारगेट बेस्ड रहता है, तो अगर वो शायद वो फुलफिल नहीं कर पाते तो उस वजह से निकालते होंगे। बट मुझे लगता है कि जो एक बेसिक ये एक इन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली, आप अगर कॉम्पिटेंट होंगे, अगर आप इस लायक होंगे, तब आप नौकरी में, प्राइवेट में कोई परमानेंट तो कुछ होता नहीं, तो फिर अगर आप लायक नहीं हैं और अगर आप ये माने कि मुझे कोई नौकरी दे के ही रखे, तो हो सकता है वो ज़रूरी ना हो। उसका एक रीज़न कि जब जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो कंपनी लेती है जैसे ग्रेजुएट ट्रेनी या उसके हिसाब से,
बट वो जब वर्क के लिए जब कंपनीज में जाते हैं तो उनसे कुछ और वर्क करवाया जाता है या फिर पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो लिया होता है उस पर फोकस नहीं करते हैं, और मेजर वर्क्स जो होते हैं उसकी जगह जो माइन्यूट वर्क्स करके उनसे करवाते हैं, तो उनका ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं होता। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा और युवाओं के लिए रोज़गार, ये एक बात जो अब तक समझ में आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए एक ये बात कही जाएगी कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन उस तरीके से हुआ नहीं है, 27 साल से एक ही सरकार जो है वो रही है, उसके बाद भी इस तरीके के इश्यूज आना और इतने एंटरप्राइजिंग स्टेट में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी के लिए भी रहती है वो है डेवलपमेंट। सरकार कोई भी आए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेती है। आपको लग रहा है वो हो रहा है गुजरात में? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जनता के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि जाएं तो दूसरा वोट किसे दें। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे पूछ दूं, ऑल्टरनेटिव की तरह तो अपने आप को कुछ पार्टीज प्रस्तुत कर रही हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट तोड़ने के लिए है। बाकी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है गुजरात के अंदर, और वोट मिलने से रहा उससे। जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, तो ले दे के भारतीय जनता पार्टी ही है जो आई गेस दोबारा से रूल करेगी। हाँ। अच्छा, ये आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है चुनाव से पहले कि एक पार्टी कमज़ोर है, दूसरी अभी मजबूत हुई नहीं है, इस वजह से बीजेपी दोबारा। हाँ, ये रियलिटी है या आपके मन की बात? नहीं, ये एक तरीके से रियलिटी ही है। क्योंकि आपको क्या लगता है? मैं भी यही इनके साथ सहमत हुई इनकी बातों से, बट मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा। डेवलपमेंट है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है डेवलपमेंट। मैं आज आपको बोलूँ कि बड़ौदा की ऐसी हालत है, ब्रिजेस बने हैं, रोडेट्स बने हैं, सब अच्छा है, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है। आधा घंटे भी बारिश होती है तो आप देखोगे कि स्टेशन के पास जो अंडर रोड्स हैं वो सारे फुल हो जाते हैं। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं ऐसे गांव से हूँ, पर जो सिटी में काम हो रहा है वैसे गांव में नहीं होता। होता है, पर जितना होना चाहिए इतना होता ही नहीं है। और जो काम बहुत बेरोजगार है गांव में, तो देखा जाए। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला कि ये गुजरात, मतलब आप सिर्फ शहर मत सोचिए, गांव की भी अलग एक समस्याएं हैं और उसके लिए भी रणनीति चाहिए। लेकिन आपको लगता है गांव में भी ये जो इन्होंने अभी बोला, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, यही चीज़ गांव में भी सेंटिमेंट है या नहीं है? कोई भी सरकार आए, जो गांव में सब पढ़े लिखे होते नहीं हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पर जो पढ़ा लिखा ना उसको तो बेरोजगारी बहुत आती है। आपका क्या विचार? सब मन की बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट है करप्शन सर। आज आप देखो तो हर चीज़ में करप्शन है। बच्चों का एडमिशन लेने जाओ तो करप्शन है, एजुकेशन फील्ड में करप्शन है, जॉब के लिए जाओ तो भी करप्शन है। जहाँ देखो करप्शन ही आ रहा है सर। मिडिल क्लास वाला पर्सन क्या करेगा? जितना इनकम नहीं उससे ज़्यादा एक्सपेंस है फैमिली का, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जहाँ देखो हमें करप्शन देना पड़ता है, पैसा दोगे तो काम होगा, आगे बाकी काम नहीं होगा आपका। तो मेन पॉइंट वही है कि करप्शन थोड़ा कम कीजिए आप। सरकार कोई भी हो, लेकिन बेनिफिट होना चाहिए पब्लिक को, तो ही पब्लिक आपको वोट देगी, बाकी कोई मतलब नहीं है। मेन सरकार नहीं है, पब्लिक के बेनिफिट में आप कुछ काम करो। जैसे अगर आप कुछ एग्जाम्पल दें करप्शन, क्योंकि अब जाहिर सी बात है यहाँ की जो सरकार है वो आपकी बात मानेगी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसमें वजन होगा। किस तरीके के करप्शन की आप बात कर रहे हैं गुजरात में? जैसे आप देखो एजुकेशन फील्ड में आप अगर एडमिशन के लिए जाते हो, अगर किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए स्कूल में, तो उन्हें डोनेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे मेडिकल लाइन में ले लो आप, अभी 50 लाख तो मिनिमम हो गया डोनेशन, तो मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी? बड़ौदा में रह करके अगर आप बोल रहे हैं इसको एजुकेशन हब माना जाता है या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, यहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ी बात है। सर बच्चा एलिजिबल है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती डोनेशन के लिए, तो बच्चा क्या करेगा? उसको मौका ही नहीं मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है जी। मैं और एक आप ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की एक वो थी राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में ये था कि कोई भी बच्चा अगर है जो इसकी इनकम लेवल कम है तो उसको फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड तक फ्री पढ़ाई, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स सब मिलती है। बट अगर आप जितने भी फॉर्म्स भरते हैं, आप अगर वो घर टू घर आप जाके सर्वे करोगे तो यही चीज़ के लोगों ने मिसयूज़ बहुत किया है। आज ऐसे भी बंदे हैं जिनके पास 4-4 4 व्हीलर है, फिर भी वो राइट टू एजुकेशन में मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चे, और जो एक्चुअल में जो हकीकत में जो एलिजिबल है उनके लिए उनको एडमिशन ही नहीं मिलता है। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट आप लोगों से लेना चाहता हूँ। आप किसको वोट करेंगे वो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है,
लेकिन आप किन इश्यूज पर वोट करेंगे वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल करप्शन, जो सर ने बोला वो, हाँ। काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ ऐसे हैं जो स्किल अनस्किल्ड नहीं देखती, वो पैसे जेब में पैसे आए दे दी जॉब। हमारे जैसे मतलब सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं होता, सभी लोग को नौकरी चाहिए, पर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो नीडी है, उनको जॉब नहीं मिलती, जो पैसे देते हैं वो उनको जॉब मिल जाती है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी पोवर्टी के लिए, गरीबी जैसे देख रहे हो, जैसे मतलब दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे पहले का 5 इयर्स हम बैक जाते हैं तो रास्ते पर देखते सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे, अभी तो जहाँ देखो वहाँ अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, गवर्नमेंट्स घर बना रही है, बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स पढ़ने, ये वो, मतलब पोवर्टी जैसे देखने जाओ तो दिन ब दिन कम हो रही है। खाना सब मतलब कोई भूखा नहीं सोता है, मेजरली बहुत कम हो गया है ये गुजरात में। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि गुजरात में ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं 5 साल से यहाँ हूँ, तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि पोवर्टी रेशो काफ़ी कम हो गया है पहले से गुजरात में। आप इश्यूज? डेवलपमेंट एंड सेफ्टी, हाँ, उन दोनों के लिए ही मैं सोचूंगी। और डेवलपमेंट में तो मैं बोलूँ कि आज से 5 साल पहले का बड़ौदा और अब का बड़ौदा, देयर इज़ अ मेजर चेंज। और उन्होंने बहुत ही सही बोला, प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन है बट प्लानिंग नहीं है। कोई भी ब्रिज बन रहा है, मुझे लगता है यहाँ जो मेन रोड वाला ब्रिज है 1 साल हो गया होगा, अगर सब अग्री करते हो। हम घर हो गया ना, हम घर जाते हैं, हम ढूंढना पड़ता है, कभी ये बंद कर दिया, कभी वो बंद कर दिया, तो इतने सालों से मेरे घर का रास्ता ठीक नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट और सेफ्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये विशेष प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।